नमस्कार सभी साथियों को, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। सभी साथियों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों राजस्थान की स्थापत्य कला के ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं और राजस्थान की स्थापत्य कला के अंतर्गत दोस्तों अपन राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान के प्रमुख जो दुर्ग है, उन राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के अंतर्गत अपन चर्चा करते हैं। राजस्थान का प्रमुख एक गढ़, पश्चिमी राजस्थान से दुर्गों की शुरुआत करते हैं और पश्चिमी राजस्थान से दुर्गों की शुरुआत करते हैं तो पश्चिमी सीमा का प्रहरी या पश्चिमी सीमा का जो रक्षक दुर्ग है दोस्तों, वो पश्चिमी सीमा का रक्षक दुर्ग बताओ कौन सा कहलाता है? सोनारगढ़ कहलाता है। तो अपन जो सीधी सी शुरुआत करते हैं तो वो गढ़ अपना दोस्तों कौन सा गढ़ हो जाएगा? सोनारगढ़ हो जाएगा। और बताओ सोनारगढ़ का जो किला है, इस सोनारगढ़ का किला कहां पर पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है। दोस्तों ये जो सोनारगढ़ का किला है जैसलमेर का, इस सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में देखते हैं कि सोनारगढ़ से परीक्षाओं में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। दोस्तों अपन कोई सा भी दुर्ग पढ़ेंगे तो दोस्तों उसके अंतर्गत सबसे पहले उस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, उस दुर्ग के उपनाम क्या है, उस दुर्ग की श्रेणी क्या है और उस दुर्ग जो है उसका प्रवेश द्वार कौन सा है, ये 5 बातें पहले अपन आवश्यक रूप से किसी भी दुर्ग के बारे में अपने को जान लेनी चाहिए। दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं आपको इस सोनारगढ़ के सामान्य से परिचय के बारे में परिचित करवाऊं तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार का एक गढ़ बना हुआ है। इस गढ़ को अपन कहते हैं सोनारगढ़। दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों ये जो सोनारगढ़ का किला है, इस सोनारगढ़ दुर्ग का अगर निर्माता पूछा जाए तो सोनारगढ़ जो दुर्ग है इसका निर्माण होता है दोस्तों 1155 ईस्वी में। बताओ इस दुर्ग का निर्माण कब होता है? 1155 ईस्वी में। किसके द्वारा होता है? जैसल भाटी के द्वारा। दोस्तों ये जो दुर्ग है इसका निर्माण जैसल भाटी के द्वारा होने के कारण ही तो इसको जैसलमेर का किला कहते हैं, जैसानगढ़ कहते हैं दोस्तों, जैसल भाटी के द्वारा। लेकिन जैसल भाटी जो है इस दुर्ग का निर्माण दोस्तों पूरा नहीं करवा पाता। जैसल भाटी की जो है मृत्यु हो जाती है। इस कारण दोस्तों निर्माण कार्य अधूरा रहता है। उस अधूरे कार्य को पूर्ण करवाने वाला कौन था? अगर अगला बिंदु आपसे पूछे कि जैसलमेर दुर्ग का निर्माण पूर्ण कब हुआ, तो मित्रों निर्माण इसका जो पूरा होता है वो होता है 1164 ईस्वी में। किसके द्वारा होता है? इसी जैसल भाटी का पुत्र था, उस पुत्र का नाम था सालवाइन द्वितीय। सालवाइन जो द्वितीय है, उस सालवाइन द्वितीय के द्वारा इस जैसलमेर दुर्ग का निर्माण कार्य क्या होता है? पूर्ण होता है। दोस्तों अब जब सालवाइन द्वितीय ने इस दुर्ग का निर्माण कार्य पूरा करवा दिया है तो अब इस दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है, दुर्ग की श्रेणी कौन सी है, तो उन बातों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों इस दुर्ग की श्रेणी है धानवन। बताओ दुर्ग की श्रेणी कौन सी है? धानवन। और धानवन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? धानवन कौन से दुर्गों को कहा जाता है? ऐसे दुर्गे जो समतल सतह पर निर्मित हो, धानवन कहलाता। और जैसानगढ़ का किला जो है वो समतल सतह का ही माना जाता। हालांकि पास में हल्की सी पहाड़ी है, गोरा पहाड़ी, लेकिन फिर भी जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं, आरबीएससी की पुस्तकें हैं, उन सभी में इस दुर्ग की श्रेणी कौन सी बता रखी है? धानवन यानी समतल सतह पर निर्मित दुर्ग। दोस्तों परीक्षा में आपको श्रेणी को लेकर चिंतित होने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्रेणी का प्रश्न बन ही नहीं सकता, कम ही बनने के चांस है, क्योंकि एक दुर्ग की एक से अधिक श्रेणियां भी हो सकती है, कई श्रेणियों का हो सकता है वो किला। इस कारण श्रेणी का प्रश्न ना के बराबर बनने की संभावनाएं परीक्षाओं में रहती है। दोस्तों फिर भी अपन उत्कर्ष ऐप से जुड़े हैं तो अपने को कोई संभावना छोड़नी नहीं है। जितने प्रकार के प्रश्न एग्जामिनर बना सकता है उससे ज्यादा प्रश्नों के उत्तर अपने को याद होने चाहिए, तब जाकर के अपना सिलेक्शन सुनिश्चित होता है। दोस्तों अगला बिंदु देखें कि इस दुर्ग का प्रवेश द्वार कौन सा है, क्योंकि किसी भी दुर्ग को आप देखने के लिए जाएंगे तो उस दुर्ग के प्रवेश द्वार के बारे में दोस्तों अपने को पता होना चाहिए।
इस दुर्ग का जो दोस्तों प्रवेश द्वार कहलाता है, वो प्रवेश द्वार बताओ कौन सा कहलाता है? अक्षय पोल। दोस्तों आप अगर इस दुर्ग के मुख्य दरवाजे पे जाएंगे तो जो मेन गेट है इसका, इस मेन गेट का दोस्तों नाम बताओ कौन सा पोल है? अक्षय पोल कहलाता है। अब इस दुर्ग को और किन किन उपनामों से जाना जाता है? इस दुर्ग के उपनाम कौन कौन से हैं? इस दुर्ग के उपनामों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। मित्रों ये जो दुर्ग है, ये अपने रेगिस्तान में एक महल की भांति चमक रहा है, एक सोने की भांति चमक रहा है। दोस्तों चारों तरफ रेत के दौरे ही दौरे हैं और बीच में ये एक मनमोहक दृश्य लिए हुए मित्रों पड़ा खड़ा है। इस कारण इस दुर्ग को रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता। अगर पूछा जाए रेगिस्तान का गुलाब किसे कहा जाता, तो दोस्तों रेगिस्तान का जो गुलाब है, वो रेगिस्तान का गुलाब बताओ किसको कहते? सोनारगढ़ को कहते। क्यों कहते? क्योंकि जिस प्रकार बागों में गुलाब का फूल खिलता है, उसी प्रकार इस थार के मरुस्थल में ये सोनारगढ़ महक रहा है, दमक रहा है, अपनी खुशबू इस गुलाब के फूल की तरह बिखेर रहा है। दोस्तों इस कारण इस गढ़ को रेगिस्तान का क्या कहा जाता है? गुलाब कहा जाता है। दोस्तों दुर्ग के पास ही गोहरा पहाड़ी स्थित है। एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है गोहरा पहाड़ी, और गोहरा पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसी दुर्ग का जो उपनाम हो जाता है वो हो जाता है गोहरागढ़। बताओ कौन सा गढ़ है? गोहरागढ़ इसको कहते हैं। मित्रों इसी दुर्ग को कहा जाता है राजस्थान का अंडमान। बताओ राजस्थान का क्या कहा जाता है? अंडमान। अब आप कहेंगे राजस्थान का अंडमान क्यों कहते? क्योंकि दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो एक जलीय द्वीप है, समुद्र के बीच में बना हुआ द्वीप है। जबकि जिस प्रकार समुद्र विस्तृत है उसी प्रकार अपना थार का मरुस्थल विस्तृत है, और इस थार के मरुस्थल के बीच में दीप स्तंभ बन करके खड़ा कौन सा गढ़ है? सोनारगढ़ है। तो दोस्तों इसी कारण सोनारगढ़ का जो किला है, इस सोनारगढ़ के किले को बताओ क्या कहा जाता है? सोनारगढ़ के किले को राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। मित्रों सोनारगढ़ किले को स्वर्णगिरी कहा जाता। सोनारगढ़ किले को या जैसलमेर को स्वर्णगिरी कहा जाता। मित्रों स्वर्णगिरी के अलावा जैसाणगढ़ कहा जाता। बताओ स्वर्णगिरी के अलावा इसी को क्या कहा जाता? जैसाणगढ़। मित्रों स्वर्णगिरी क्यों कहा जाता? क्योंकि ये पीले पत्थरों से निर्मित है, और मित्रों जब सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, तब इन सूर्य उदय और अस्त होते हुए सूर्य की लाल किरणें जब इस पीले पत्थरों से निर्मित सोनारगढ़ पर पड़ती है, तो मित्रों आपको ऐसा दृश्य प्रतीत होता है मानो ये एक सोने का महल है, और ऐसा मनमोहक और आकर्षक नृत्य, आकर्षक दर्शनीय स्थल लगता है। क्योंकि एक तो किरणों का रंग उस समय लाल हो सका है, और वो जब पीले पत्थरों से टकराती है तो ये पीले पत्थर सोने की तरह चमकते हैं, सोने की तरह दमकते हैं। इस कारण स्वर्णगिरी अथवा सोनारगढ़ कहा गया। अगला है जैसाणगढ़। जैसाणगढ़ दोस्तों इसको काव्य रचना में जैसलमेर के किले के लिए बताओ कौन सा किला इस्तेमाल किया है? जैसाणगढ़ शब्द का प्रयोग किया है। यानी जो कविताएं लिखी गई थी इस दुर्ग के बारे में, उन दुर्ग की कविताओं को लिखते समय इस शब्द का प्रयोग किया है। यानी काव्य रचना में इस दुर्ग के लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है? जैसाणगढ़। लिख सकते हैं ब्रैकेट में, काव्य रचना में इस शब्द का प्रयोग। काव्य रचना में इस शब्द का बताओ क्या हुआ है? इस शब्द का प्रयोग। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जैसाणगढ़ अपन ने पढ़ लिया, और जैसाणगढ़ के अलावा इसे कहा जाता है गलियों का किला। बताओ क्या कहा जाता है? गलियों का किला। मित्रों गलियों का किला इसलिए कहा जाता है क्योंकि दुर्ग के भीतर अपन जब प्रवेश करते हैं तो मित्रों संकरीली गलियां ही गलियां हैं। चारों तरफ पतली पतली दुर्ग के अंदर गलियां, और अत्यधिक संख्या में, सर्वाधिक संख्या में गलियां होने के कारण इसी दुर्ग को मित्रों बताओ कौन सा गढ़ कहा जाता है? इसी को गलियों का किला कहा जाता है।
मित्रों पास में ही त्रिकुट पर्वत है, उसी त्रिकुट पर्वत जो है उसी त्रिकुट पर्वत में घोरा पहाड़ी है। और मित्रों त्रिकुट पर्वत पास में होने के कारण इसी गढ़ को कहा जाता है त्रिकुटगढ़। बताओ इसी गढ़ को क्या कहा जाता है? त्रिकुटगढ़। और मित्रों इसी दुर्ग को कहा जाता है पश्चिमी सीमा का प्रहरी। बताओ इसी दुर्ग को क्या कहा जाता है? पश्चिमी सीमा का प्रहरी। मित्रों पश्चिमी सीमा के प्रहरी का अर्थ क्या हो गया कि पश्चिम से आप राजस्थान में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले जो रास्ते में गढ़ आता है उस गढ़ का नाम बताओ कौन सा गढ़ है? सोनारगढ़। यह है दोस्तों इस सोनारगढ़ का साधारण परिचय, जिसका निर्माण 1155 ईस्वी में जैसल भाटी के द्वारा करवाया गया। निर्माण पूर्ण 1164 ईस्वी में सालवाइन द्वितीय के द्वारा श्रेणी धानवन, धानवन का अर्थ होता समतल सतह पर जो निर्मित किला होता है उस किले को धानवन का किला कहते हैं। एंट्री गेट प्रवेश द्वार जो है इसका अक्षय पोल कहलाता है। उपनाम रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान, जैसान गढ़, सोनार गढ़, स्वर्ण गिरी, गलियों का किला, पश्चिमी सीमा का प्रहरी, त्रिकुटगढ़ इत्यादि उपनामों से इस दुर्ग को जाना जाता है। और बड़ा भव्य और दिव्य ये दुर्ग है दोस्तों, जिसके बारे में इतिहासकारों ने लिखा कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर, भलो चिनायो भाटियां, गढ़ लो जैसलमेर। इतना भव्य दुर्ग है कि इतिहासकारों के मुख से ये शब्द छलक करके पढ़ते हैं कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर, भलो चिनायो भाटियां, गढ़ लो जैसले मेहर। तो यह है इस दुर्ग का दोस्तों साधारण और सामान्य परिचय। अब इसी दुर्ग में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस दुर्ग से परीक्षाओं में प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं, इस दुर्ग में दोस्तों परीक्षाओं में प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं, तो वो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों के ऊपर दोस्तों मैं चर्चा करना चाहता हूं कि परीक्षा में इस गढ़ से किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों देखिएगा, सोनारगढ़ का जो किला है इसको इस गोल घेरे में कैद करते हैं और गोल घेरे में कैद करने के बाद में इस गढ़ से कौन से प्रश्न बनेंगे। सबसे पहला प्रश्न यहां से बनेगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि सोनारगढ़ का किला जो है इसकी छत दोस्तों ध्यान रखना लकड़ी से निर्मित है। राजस्थान का ऐसा दुर्ग जिसकी छत जो है काष्ठ से निर्मित है, लकड़ी से निर्मित है, कौन सा गढ़ हो जाएगा? सोनारगढ़। तो पहला फैक्ट लिख सकते हैं कि छत लकड़ी से निर्मित। बताओ छत किससे निर्मित है? छत लकड़ी से निर्मित है। मित्रों ये जो छत है ये छत लकड़ी से बनी हुई है। और अब आपके मन में प्रश्न भी जरूर उठ रहा होगा कि गुरुजी दुर्ग तो 1100 साढ़े 1100 ईस्वी में बन गया, आज 2020-21 चल रही है, 2021 चल रही है और मित्रों आप कहोगे कि 1000 साल इस दुर्ग को हो गए, 1000 साल इस दुर्ग को हो गए। तो 1000 साल में क्या ये लकड़ी की छत कभी खराब हुई नहीं क्या? दोस्तों नहीं हुई, क्योंकि इस छत की रक्षा के लिए, इस छत के संरक्षण के लिए प्रति वर्ष इस छत के ऊपर गोमूत्र का लेप किया जाता। और दोस्तों दिम्बक अथवा उदय से बचने का सबसे अच्छा जो स्रोत माना जाता है वो गोमूत्र माना जाता है। और इसी कारण आज भी छत वैसी की वैसी बनी है जैसी उस सोनारगढ़ दुर्ग के निर्माण के समय छत थी। दोस्तों आज भी कितना भी तेज आंधी तूफान बारिश आ जाए, एक पानी की बूंद तक टपक करके इस छत के अंदर नहीं आती। दोस्तों इतनी आकर्षक और इतनी मजबूत जो लकड़ी की छत है वो कौन से गढ़ की मानी जाती है? सोनारगढ़ की मानी जाती है। दोस्तों नंबर 2 ध्यान रखना, इस दुर्ग का जो परकोटा है, इस दुर्ग का जो परकोटा है वो इस दुर्ग का परकोटा गागरे नुमा आकृति में। बताओ परकोटा कैसा है? गागरे नुमा। मित्रों आप पूछेंगे गुरुजी परकोटा क्या होता है?
परकोटे का अर्थ होता है दुर्ग के चारों तरफ पे दीवार जो होती है उसी को अपन कहते हैं परकोटा। बताओ उसी को क्या कहते हैं? परकोटा कहते हैं। तो इसका जो परकोटा है उसकी बनावट गागरे नुमा है, यानी जिस प्रकार महिलाओं का गागरा वस्त्र होता है उस प्रकार इसका परकोटा बना हुआ है। इसी कारण इस दुर्ग को गागरा कोट अथवा कमर कोट कहते हैं। बताओ इसको किस नाम से जान सकते हैं? गागरा कोट अथवा मित्रों ध्यान रखना कमर पर पहना जाता तो इसको कहते हैं कमर कोट। बताओ गागरा कोट अथवा इसको क्या कह सकते हैं? कमर कोट भी कह सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, गागरा कोट या कमर कोट अपना कौन सा दुर्ग कहलाता है? जैसलमेर का किला। नंबर 3 की जानकारी यह हो गई। दोस्तों ध्यान रखिए नंबर 4 की जानकारी कि 2009 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी। 2009 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी। आप कहेंगे गुरुजी डाक टिकट क्या होता है? देखिएगा दोस्तों, डाक टिकट जारी होने का अर्थ क्या हुआ? डाक टिकट जारी क्यों किया जाता? मित्रों डाक टिकट जारी करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है किसी भी प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति अथवा किसी भी प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल या कोई भी विभूति कोई भी स्मारक हो उसको अगर वो पहले से प्रसिद्ध है और उसको और प्रसिद्धि दिलानी है तो उसके लिए डाक टिकट जारी किया जाता। आप कहेंगे कि डाक टिकट जारी करने से प्रसिद्धि कैसे मिलेगी? दोस्तों देखिए आज जो है विज्ञान का युग है, आज जो है टेक्नोलॉजी का युग है, टेक्नोलॉजी का समय है दोस्तों। लेकिन ध्यान रखिए प्राचीन समय में प्रत्येक काम जो होता था वो पोस्ट से होता था। आज जिस प्रकार आपके लिए 4G डाटा का रिचार्ज जरूरी है उसी समय प्राचीन समय में प्रत्येक इंसान के लिए डाक टिकट जरूरी था। यानी आप ऑनलाइन आवेदन भी नहीं कर पाते थे, आपको आवेदन भी डाक टिकट से ऑफलाइन भेजना पड़ता था। इसके अलावा हर काम में पोस्टल का काम होता था। तो दोस्तों जब डाक टिकट के ऊपर सोनारगढ़ की फोटो लगाई गई, सोनारगढ़ की जानकारी लिखी गई, तो दोस्तों डाक टिकट कोई राजस्थान का तो है नहीं, ये तो पूरे भारत में है। और भारत ही क्या, भारतीय डाक टिकट तो बाहर भी जाएंगे। तो मित्रों जब कोई भी व्यक्ति डाक टिकट खरीदेगा और उस डाक टिकट पर सोनारगढ़ का तस्वीर देखेगा तो वो बताओ सोनारगढ़ के बारे में पढ़ेगा, सोनारगढ़ के बारे में जानने की कोशिश करेगा। और जब सोनारगढ़ के बारे में वो जानने की कोशिश करेगा तो बताओ सोनारगढ़ को ख्याति प्राप्त होगी या नहीं होगी? निश्चित रूप से ख्याति, निश्चित रूप से प्रसिद्धि प्राप्त होगी। इसी कारण किसी भी ऐतिहासिक स्थल, व्यक्तित्व, लोक देवता, देवी, संरक्षित स्मारक या किसी वस्तु पर भी अगर डाक टिकट जारी किया जाता है तो उसका उद्देश्य होता है उसको और प्रसिद्धि दिलाना, ख्याति दिलाना। इस जैसलमेर दुर्ग पर मित्रों 2009 में डाक टिकट जारी किया गया और कितने रुपए का जारी किया गया था? 5 रुपए का। मित्रों अगला बिंदु ध्यान रखिएगा, राजस्थान का प्रथम दुर्ग, राजस्थान का प्रथम दुर्ग या एकमात्र भी लिख सकते हैं। राजस्थान के इस दुर्ग पर, राजस्थान के इस दुर्ग पर सत्यजीत रे ने, सत्यजीत रे ने, सत्यजीत रे ने सोनार किला, सोनार किला इसी को आप कह सकते हैं सत्यजीत रे फिल्म बनाई। इस फिल्म को सत्यजीत रे भी कहते हैं, सोनार किला अथवा सत्यजीत रे फिल्म बनाई। दोस्तों इसका अर्थ क्या हुआ कि राजस्थान का पहला दुर्ग जो है जिस पर मूवी बनी, यानी उस दुर्ग के दर्शनीय स्थल, उस दुर्ग के ऐतिहासिक घटना स्थल है, उस दुर्ग के आसपास आने वाले पर्यटनों के नजारों को शामिल करके राजस्थान का पहला किला सोनारगढ़ था, जिस पर बताओ क्या बनी है? जिस पर दोस्तों फिल्म बनी है। और उस फिल्म का नाम बताओ कौन सा नाम है? सत्यजीत रे नाम है। मित्रों ये राजस्थान का पहला दुर्ग है और अधिकांश लोगों ने इस मूवी को देख रखा होगा क्योंकि राजस्थानी सभ्यता और संस्कृति का, राजस्थानी स्थापत्य कला का प्रतिनिधित्व करते हुए यह मूवी सबके सामने आई है। अधिकांश लोगों ने इस मूवी को देखा और बड़ी अच्छी मूवी है, देखना भी चाहिए दोस्तों। इस बात का भी ध्यान रखें, राज्य का पहला दुर्ग जिस पर मूवी बनी थी, यह बताओ कौन सी मूवी है? सत्यजीत रे अथवा सोनार किला।
मित्रों अगला बिंदु इसके बारे में क्या ध्यान रखेंगे कि इस दुर्ग के निर्माण में इस दुर्ग के निर्माण में चूना व सीमेंट का प्रयोग नहीं, चूना व सीमेंट का प्रयोग नहीं, चूना व सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों। यह भी अपने को दोस्तों ध्यान रखना है। फिर आप कहेंगे किसका प्रयोग हुआ है? मित्रों जिप्सम का प्रयोग हुआ है। जिप्सम का क्या हुआ है? जिप्सम का प्रयोग यानी चूना और सीमेंट जो है वो इन पीले पत्थरों की चुनवाई के लिए प्रयोग में नहीं लाया गया है। यहां पर प्रयोग में क्या लाया गया है दोस्तों? प्रयोग में लाया गया है केवल और केवल जिप्सम, जिसे राजस्थानी भाषा में खड्डी कहते। बताओ जिसे राजस्थानी भाषा में क्या कहते? खड्डी। मित्रों चूना व सीमेंट का प्रयोग नहीं होने वाला एकमात्र दुर्ग कौन सा गढ़ है? सोनारगढ़ है। दोस्तों अगला बिंदु याद रखना, राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला किला, सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग। दोस्तों सर्वाधिक बुर्जों वाला किला जो है वो सर्वाधिक बुर्जों वाला किला बताओ कौन सा है? जैसलमेर है। और इस जैसलमेर में कुल कितनी बुर्जें हैं? 99 बुर्जें। बताओ कितनी बुर्ज है? 99। जैसलमेर दुर्ग में 99 बुर्जें, सर्वाधिक बुर्जों वाला किला भी अपना कौन सा गढ़ है? जैसलमेर है। और इस दुर्ग के निर्माण में बताओ क्या प्रयोग नहीं हुआ है? बिल्कुल भी अपने सीमेंट और चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। मित्रों पीले पत्थरों से निर्मित, बताओ किससे निर्मित है? पीले पत्थरों से निर्मित है दोस्तों। यह भी ध्यान रखिएगा, पीले पत्थरों से निर्मित। दोस्तों पीले पत्थरों से निर्मित दुर्ग हो गया और इसी दुर्ग के किनारे गढ़ीसर झील है। हालांकि दोस्तों गढ़ीसर झील यहां पर नहीं है, लेकिन बीएसटीसी के पेपर में यह प्रश्न पूछ लिया गया कि गढ़ीसर झील के किनारे कौन सा दुर्ग है, तो अपने को बता देना है किनारे नहीं है, फिर भी अपने को बता देना है थोड़ी सी दूर है, गढ़ीसर झील स्थित है। गढ़सीसर झील स्थित है या गढ़ीसर झील अथवा गढ़सीसर झील स्थित। मित्रों गढ़ीसर अथवा गढ़सीसर झील बताओ कहां पर स्थित है? यह गढ़सीसर झील इसी सोनारगढ़ दुर्ग के पास में स्थित है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो किसके बारे में याद रखनी है? सोनारगढ़ के। क्या याद रखनी है? कि इस दुर्ग की जो छत है वो लकड़ी से, काष्ठ से निर्मित है। इस दुर्ग का प्रकोटा गागरे नुमा है, गागरा कोट कहलाता। डाक टिकट जारी, पहला दुर्ग जिस पर मूवी बनी, और इसके अलावा चुनने व सीमेंट का प्रयोग नहीं, सर्वाधिक बुर्जों वाला किला, पीले पत्थरों से निर्मित दुर्ग। और इसी दुर्ग के पास में कौन सी झील है? गढ़ीसर अथवा गढ़सीसर झील स्थित है दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों इस दुर्ग के बारे में और अपने को क्या जानकारी रखनी है दोस्तों। और ये ऐसा गढ़ है अपना सोनारगढ़। और इस दुर्ग के बारे में क्या क्या बातें अपने को पता होनी चाहिए, उन बातों को लिखते हैं। और इस पहले इस सोनारगढ़ को इस गोल घेरे में कैद करते हैं, क्योंकि अपना पूरा खेल ही गोले का खेल है। अगर गोला सही भर दिया तो अपना काम बन जाएगा। बताओ गोला सही भर दिया तो अपना क्या बन जाएगा? काम बन जाएगा दोस्तों। तो सोनारगढ़ से और क्या क्या प्रश्न बनते हैं मित्रों? इस सोनारगढ़ से और भी बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। इसके अंदर प्रमुख जो है महल मालियों के प्रश्न बनते हैं दोस्तों। देखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि सोनारगढ़ दुर्ग के प्रमुख मंदिर कौन से, पहले पढ़िएगा इस दुर्ग के प्रमुख महल। सोनारगढ़ जो दुर्ग है इस दुर्ग के प्रमुख महल दोस्तों। इस दुर्ग में कौन कौन से महल है, उन महलों के बारे में मैं आपके सामने जिक्र करता हूं। जो सोनारगढ़ का किला है, इस सोनारगढ़ के किले में दोस्तों ध्यान रखना एक महल बना हुआ है, उस महल का नाम है बादल महल। बताओ दोस्तों कौन सा महल है? बादल महल। दोस्तों बादल महल ध्यान रखिएगा, ये यहां के स्थानीय सिलावटों द्वारा बनाया गया, यानी स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाया गया। तो लिख सकते हैं स्थानीय सिलावट या कारीगरों द्वारा निर्मित, लिख सकते हैं सिलावटों द्वारा निर्मित, यानी सिलावटों का अर्थ है कारीगरों द्वारा, यहां के स्थानीय कलाकारों द्वारा, सिलावटों द्वारा निर्मित।
मित्रों ये जो बादल महल है ये 5 मंजिला महल है। बताओ कितने मंजिला महल है? 5 मंजिला महल है। इस बादल महल के बारे में दोस्तों अपने को ध्यान में क्या रखना है कि ये जो बादल महल है ये बादल महल राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे ऊंचा जो बादल महल है दोस्तों, वो सबसे ऊंचा बादल महल कौन सा है? अपना सोनारगढ़ का बादल महल। दोस्तों बादल महल राजस्थान में आपको जैसे ही बादल महल दिखता है आपको बादल महल पर कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और आपके सबके दिल और दिमाग में एक ही बादल महल घूमता है और वो घूमता है कुंभलगढ़ दुर्ग का बादल महल। आप कह रहे हैं गुरुजी ये क्या लिख रहे हैं, बादल महल तो कुंभलगढ़ में है। बात दोस्तों आपकी सही है, लेकिन क्या करें, परीक्षक का दिमाग बड़ा शातिर होता है। उस शातिर दिमाग को हैंग करना है तो एक बादल महल नहीं कई बादल महल पढ़ने पड़ेंगे। मित्रों आपके मन में अगला प्रश्न यह भी उठ रहा होगा कि प्रश्न बादल महल का आया और वहां पर कुंभलगढ़ और जैसलमेर दोनों ऑप्शन में आ गए तो क्या करेंगे? दोस्तों इसका भी ट्रीटमेंट है, क्योंकि इस दुनिया में हर दर्द की दवा है। हर दर्द की क्या है? दवा है। हर दर्द का मरहम है। दोस्तों देखिएगा बादल महल से मित्रों परीक्षा में 4 प्रकार के प्रश्न वो बना सकता है। पूरे बादल महल से देखा जाए तो राजस्थान का ऐसा कोई भी दुर्ग नहीं है जहां बादल महल नहीं है। मित्रों बादल महल इतने क्यों बने, पहले तो इसका कारण देखिए, फिर बादल महल से कितने प्रश्न बनते हैं, फिर उन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा और किस प्रकार के प्रश्न का उत्तर क्या होगा। उन सभी जिज्ञासाओं को आपकी जिज्ञासाओं का समाधान किया जाएगा। मित्रों सबसे पहले तो क्या होगा, राजस्थान के जितने भी पहाड़ी दुर्ग है उनमें बादल महल आपको अवश्य मिलेंगे, क्योंकि प्राचीन समय में जो महल काफी ऊंचाई पर होते थे उन महलों को कह दिया जाता था अरे देख ये महल तो बादलों को स्पर्श कर रहा है। यानी जो महल ऊंचाई पर होते थे उन्हीं महलों को बताओ कौन से महल कह दिया जाता था? बादल महल कह दिया जाता था दोस्तों। और आपको पता है राजपूताना के अधिकांश जो दुर्ग है वो दुर्ग तो निर्मित किस पर है? पहाड़ियों पर। और पहाड़ियों पर दुर्ग है तो महलों की ऊंचाई भी अत्यधिक होगी और महलों की ऊंचाई अत्यधिक है तो दोस्तों वो महल बादल महल कहलाएगा। ठीक बात है, ऊंचाई वाले महलों को प्राचीन समय में बादल महल कह दिया जाता था, लेकिन उन राजा महाराजाओं को यह थोड़ी पता था कि आगे हमारे पूर्वजों को यह बादल महल पढ़ने पड़ेंगे और उनको पढ़ते समय दिक्कत आएगी, गोला काला करते समय दिक्कत आएगी। वो बातें उनको पता नहीं। अगर वो बातें पता होती उनको तो वो अलग अलग नामकरण कर देते। लेकिन कोई बात नहीं, हम भी उन वीर पूर्वजों की संतानें हैं तो वीर पूर्वजों के द्वारा बनाए गए हर बादल महल को पहचान लेंगे, क्योंकि वीरों की संतानें वीर होती है, सूरों की संतानें सूर होती है। और राजपूताना तो मित्रों सूरों और वीरों की धरती है, सूर वीरों की धरती है। दोस्तों देखिएगा 4 प्रकार के प्रश्न इस बादल महल से बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? सबसे पहला प्रश्न वो सीधा परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कि बादल महल स्थित है, तो आपका जवाब क्या होगा? कुंभलगढ़ राजसमंद। बताओ बादल महल स्थित है तो कुंभलगढ़ राजसमंद। आपको पता है 9 मई 1540 को इसी बादल महल की जूनी कचेरी में राणा प्रताप का जन्म होगा। उसने कहीं भी प्रश्न में छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की, उसने सीधा पूछा बादल महल कहां है? आपका जवाब आया कुंभलगढ़। मित्रों नंबर 2 पर अगर वो प्रश्न पूछता है कि राजस्थान का सबसे हाईएस्ट बादल महल, सबसे ऊंचाई पर स्थित बादल महल कौन सा है, तो दोस्तों ध्यान रखना राजस्थान का जो सबसे ऊंचाई पर स्थित बादल महल है वो अपना सोनारगढ़ जैसलमेर का बादल महल है। सोनारगढ़ जैसलमेर का बादल महल राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल। मित्रों नंबर 3 पर अगर वो आपसे पूछे कि सोने की नक्काशी के लिए राजस्थान का कौन सा बादल महल विख्यात है, तो आपका उत्तर होगा बीकानेर का बादल महल। बताओ कौन सा बादल महल है? बीकानेर का बादल महल जो है वो सोने की कलाकृति के लिए विख्यात है, सोने की नक्काशी के लिए दोस्तों विख्यात है। इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिएगा दोस्तों चौथा प्रश्न वो पूछेगा कि
किस महल में जाने पर वास्तविक बादलों का आभास होता है, यानी वास्तविक बादल महल कहां के हैं? तो मित्रों आपका उत्तर होगा नागौर के बादल महल, यानी कलात्मक शैली के लिए प्रसिद्ध बादल महल नागौर के। अगर आप उन बादल महलों में जाएंगे, नागौर के बादल महलों को देखेंगे, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे हम बादलों के बीच में टहल रहे हैं। इतना मनमोहक जो बादल महल बना है वो नागौर में बना है। तो 4 प्रश्न बनेंगे, चारों के उत्तर अलग अलग होंगे, प्रश्नों की भाषा अलग अलग होगी। आप सीधा बादल महल कुंभलगढ़ में, ऊंचा बादल महल सोनारगढ़ में, सोने की नक्काशी का बादल महल जूनागढ़ बीकानेर में, और वास्तविक बादल महल अथवा कलात्मक शैली के बादल महल बताओ कहां पर है? कलात्मक शैली के बादल महल जो है वो अपने नागौर में प्रसिद्ध है। मित्रों अगला इस दुर्ग में ध्यान रखना, सर्वोत्तम महल। बताओ अगला जो महल है उसका नाम कौन सा महल है? सर्वोत्तम महल है दोस्तों। और ये जो सर्वोत्तम महल है, इसी महल को शीश महल कहा जाता। दोस्तों इस सर्वोत्तम महल को ही बताओ कौन सा महल कहा जाता है? शीश महल कहा जाता है। अक्के सिंह के काल में ये बने थे, लेकिन इनके निर्माताओं से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दुर्ग पढ़ रहे हैं, दुर्ग का निर्माता पता होना चाहिए। महल के निर्माता के बारे में ज्यादा जानकारी की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो महल, अगला महल हो गया सर्वोत्तम महल। दोस्तों यहां पर देखना ताजिया टावर स्थित है, इसी बादल महल के पास में लिख लेना। इसी महल के पास में दोस्तों ताजिया टावर स्थित है। बताओ कौन सा टावर स्थित है? ताजिया टावर स्थित है। इसके अलावा दोस्तों इसमें जवाहर विलास महल है। इसके अलावा दोस्तों इसमें गज विलास महल है। छोटे छोटे और दर्शनीय स्थल है। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसी दुर्ग में कौन सा महल है? गज विलास महल है, नाम से स्पष्ट है गज सिंह बनाएगा। जवाहर विलास महल है, नाम से स्पष्ट है जवाहर सिंह बनाएगा। सर्वोत्तम विलास महल है, जिसका नाम से स्पष्ट है अक्के सिंह बनाएगा। ये गज विलास व जवाहर विलास है, बादल महल, सर्वोत्तम महल। मित्रों ये इस दुर्ग के प्रमुख क्या माने जाते हैं? महल माने जाते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मित्रों ये तो हो गए इस स्थान के महल, लेकिन फिर आपसे पूछा जाएगा कि इस स्थान में प्रमुख रूप से मंदिर कौन से हैं? अगला बिंदु, इस दुर्ग के प्रमुख मंदिर। बताओ इस दुर्ग के प्रमुख क्या पढ़ने हैं? इस दुर्ग के प्रमुख मंदिर। मित्रों इस दुर्ग के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं अगर आपसे पूछा जाए तो मित्रों ध्यान रखना, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर जो मंदिर है यहां पर है वो दोस्तों लक्ष्मी नाथ जी का मंदिर। बताओ किसका मंदिर है? लक्ष्मी नाथ जी मंदिर, जिसका निर्माण वेरी साल ने करवाया था। मित्रों जैसलमेर दुर्ग में जो लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है, ये लक्ष्मीनाथ जी जैसलमेर राजाओं के आराध्य देवता माने जाते। जैसलमेर शासकों के आराध्य देव। बताओ जैसलमेर शासकों के आराध्य देव। दोस्तों इनके बारे में ध्यान रखना, जैसलमेर शासकों के आराध्य देव तो जो है ही है। इन लक्ष्मी नारायण जी की जो मूर्ति है वो दोस्तों ध्यान रखना मेड़ता से लाई गई है। मूर्ति बताओ कहां से लाई गई है? मूर्ति दोस्तों मेड़ता से लाई गई है, यह भी ध्यान रखना। वेरी साल के द्वारा निर्मित यह मंदिर, जिसकी मूर्ति मेड़ता से लाई गई है, इस बात को विशेष ध्यान में रखना है। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, साथ के साथ इस मंदिर के दरवाजे व खिड़कियां चांदी से निर्मित है। दोस्तों ध्यान रखना, इस मंदिर के दरवाजे और जो खिड़कियां हैं, दरवाजे वो खिड़कियां जो है दोस्तों वो बताओ किससे निर्मित है? चांदी से निर्मित है। दरवाजे व खिड़कियां दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये किससे निर्मित हो जाएगी? चांदी से निर्मित। यानी ऐसा एक भव्य यहां पर मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर का नाम बताओ कौन सा मंदिर हो जाएगा? लक्ष्मी नारायण। पहले अपने महल देखे, उसके बाद मित्रों ध्यान रखना मंदिर देखे। मंदिर के अलावा दोस्तों यहां पर एक और मंदिर बना हुआ है, आदिनाथ मंदिर। बताओ कौन सा मंदिर है? आदिनाथ मंदिर। और मित्रों ये जो आदिनाथ मंदिर है, ये आदिनाथ मंदिर इस दुर्ग का सबसे प्राचीन मंदिर है। बताओ इस दुर्ग का
सबसे प्राचीन मंदिर अगर आपसे पूछा जाए तो इस दुर्ग का जो सबसे प्राचीन मंदिर है वो दोस्तों बताओ कौन सा मंदिर माना जाता है? आदिनाथ मंदिर। और मित्रों ये जो मंदिर है ये मंदिर एक प्रकार का बताओ कौन सा मंदिर है? जैन मंदिर है और इस दुर्ग का सबसे प्रमुख मंदिर है। इसके अलावा मित्रों यहां पर संतोषी माता का मंदिर है और अपने भाटी राजवंश की कुलदेवी स्वांगिया माता का भी मंदिर है। दोस्तों यह भी ध्यान रखना, स्वांगिया माता का मंदिर, लेकिन प्रमुख जो मंदिर माने जाते हैं वो किसके माने जाते हैं? लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर। तो ये दोस्तों इस दुर्ग के प्रमुख बताओ क्या हो गए? मंदिर हो गए। अब ये इस दुर्ग के प्रमुख मंदिर हो गए तो इस दुर्ग के प्रमुख के मंदिरों के बाद में क्या यहां पर कोई पेयजल का स्रोत है क्या? दोस्तों ध्यान रखना, जैसलमेर दुर्ग के बारे में और कुछ बातें ध्यान रखते हैं। जैसलमेर दुर्ग के बारे में दोस्तों और कुछ बातें ध्यान रखते हैं। और जैसलमेर का जो किला है यह रहा दोस्तों अपना जैसलमेर दुर्ग। फिर से इस जैसलमेर दुर्ग के बारे में कुछ और चर्चाएं करते हैं कि जैसलमेर दुर्ग के बारे में क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों देखिएगा, जैसलमेर दुर्ग में जैसलू कुआं स्थित है। बताओ जैसलमेर दुर्ग में कौन सा कुआं स्थित है? जैसलू कुआं स्थित है। मित्रों ये जैसलू कुआं है क्या? इस जैसलू कुएं के बारे में दोस्तों ऐसा कहते हैं कि यहां पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक बार घूमते घूमते यहां तक आ गए थे। और मित्रों यहां पर आ गए तो इस अर्जुन ने कृष्ण से मजाक करते हुए कहा कि कलयुग में मेरे वंशज, कलयुग में मेरे वंशजे इस जगह, इस मरुस्थल में शासन करेंगे, राज करेंगे। मित्रों ऐसी बात अर्जुन और कृष्ण दोनों आपस में वार्तालाप करते हुए करते हैं। मित्रों जब कृष्ण ने कहा कि हमारे वंशज यहां पर राज करेंगे तो यहां रेगिस्तान में पानी की कमी होगी और पानी की कमी होगी तो यहां पर पानी की कुछ ना कुछ व्यवस्था की जाए क्योंकि आने वाले हमारे वंशज है। और मित्रों आपको पता है भारतीय सभ्यता व भारतीय संस्कृति में हर इंसान अपनी आने वाली पीढ़ी की चिंता खुद से ज्यादा करती है। यही तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का सबसे अनूठा सौंदर्य है दोस्तों, क्योंकि हम अपनी परवाह नहीं अपने वंशजों की परवाह करते हैं। हम अपने लिए नहीं अपनों के लिए जीते हैं। यह भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक अनूठा सौंदर्य माना जाता है जिसकी पहचान पूरे विश्व मानता है। इस संस्कृति का लोहा आज पूरा विश्व भी मानता है। मित्रों उसी समय भगवान श्री कृष्ण जो है, उन भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग करते हुए यहां पर एक कुआं बनाया था और उसी कुएं को बताओ अपने कौन सा कुआं कह दिया था? जैसलू का कुआं। उस समय यह कुआं सोनार कुआं कहलाता था, लेकिन वर्तमान में जो यह कुआं कहलाता है बताओ कौन सा कुआं कहलाता है? जैसलू कुआं। इसका निर्माण बताओ किसने किया था? भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से निर्मित है। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से निर्मित है। मित्रों यह भी ध्यान रखिए, सुदर्शन चक्र से निर्मित हो गया यह कुआं हो गया जैसलू कुआं, जो इस दुर्ग का एकमात्र पेयजल स्रोत, यानी दुर्ग के अंदर रहेंगे तो पेयजल की भी तो आवश्यकता होगी क्योंकि पीने के पानी की आवश्यकता होगी। जैसलू कुआं हो गया, थोड़ा सा दूर गड़ीसर झील स्थित हो गई। इसके अलावा दोस्तों इस जैसलमेर दुर्ग के बारे में अपने को क्या याद रखना है? जैसलमेर दुर्ग के बारे में दोस्तों याद रखना, यह जो जैसलमेर है 2.5 शाकों के लिए प्रसिद्ध है। बताओ जैसलमेर कितने शाकों के लिए प्रसिद्ध है? यह दुर्ग 2.5 शाकों के लिए प्रसिद्ध है। यह दुर्ग 2.5 शाकों के लिए प्रसिद्ध है। मित्रों यह दुर्ग जो है 2.5 शाकों के लिए प्रसिद्ध है। मित्रों 2.5 शाकों के लिए प्रसिद्ध है, इसका अर्थ क्या हुआ? साका क्या होता है? मित्रों 3 शब्द होते हैं, केसरिया, जोहर और साका। यानी एक शब्द होता है केसरिया, एक शब्द होता है जोहर और एक शब्द होता है साका। मित्रों देखिएगा, एक बार समझिएगा, एक शब्द होता है सती, एक शब्द होता है महासती,
एक शब्द होता है आह सती, एक शब्द होता है मां सती, एक शब्द होता है केसरिया, एक शब्द होता है जोहर, एक शब्द होता है साका और एक शब्द होता है अर्धसाका। इन सभी शब्दों का अर्थ समझ लीजिएगा, ताकि बार बार, क्योंकि साका सती मां सतियां ये राजस्थान के कण कण रोम रोम में बसी हुई थी। मित्रों, सती का अर्थ क्या होता है? अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाए, अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाए, तो उस पति का जब अंतिम संस्कार किया जा रहा हो, तब मित्रों अपने पति की चिता के साथ में जो महिला जिंदा जल जाती है, उस महिला को बताओ क्या कहा जाता है? सती कहा जाता है। यानी अपने पति की मृत्यु के साथ ही पति के अंतिम संस्कार के समय अपनी पति की चिता के साथ जिंदा जल जाना सती। और राजस्थान की प्रथम जो सती है, वो प्रथम सती का नाम था दोस्तों संपल कंवर। बताओ, राजस्थान की जो प्रथम सती है, उस प्रथम सती का नाम कौन सा कंवर है? राजस्थान की प्रथम सती का नाम है संपल कंवर। मित्रों, सती की परिभाषा सबको क्लियर हो गई। महासती, मित्रों महासती का अर्थ क्या होता है? अगर कोई महिला अपने पति की चिता के साथ में जिंदा नहीं जल पाती किसी कारण, क्यों? कारण कई हो सकते हैं। पत्नी और पति अलग अलग स्थान पर रह सकते हैं और पति की मृत्यु कहीं अलग हो जाए और उसी स्थान पर अंतिम संस्कार कर दें, तो पत्नी वहां पर पहुंच नहीं पाती, लेकिन पत्नी सती होना चाहती है, तो फिर क्या किया जाए? मित्रों, ऐसी कोई भी महिला जो अपने पति की किसी निशानी के साथ में जिंदा जल जाए, उस निशानी के साथ में दोस्तों जिंदा जलने वाली जो महिला होती है, उसको बताओ क्या कहा जाता है? महासती कहा जाता है। तो दोस्तों, राजस्थान के इतिहास की एकमात्र महासती हुई है, और एकमात्र महासती दोस्तों उम्मा दे, जिसको अपन बताओ कौन सी रानी कहते? रूठी रानी कहते। मित्रों, महासती की परिभाषा सबको क्लियर है। महासती में पति की चिता के साथ जिंदा नहीं जलेंगे, अपने पति की किसी निशानी के साथ में जिंदा जलेंगे, उसको क्या कहेंगे? महासती कहेंगे। मित्रों, आपके मन में यह प्रश्न भी जरूर उठ रहा होगा, मन ही मन में चूहे दौड़ रहे होंगे कि उम्मा दे जो है महासती क्यों हुई? क्या उम्मा दे कहीं दूर रहती थी? उम्मा दे विदेश में रहती थी? या उम्मा दे थी कौन? मित्रों, उम्मा दे जैसलमेर के शासक राव लुणकरण की पुत्री का नाम था, जिसका विवाह 1536 ईस्वी में जोधपुर के शासक मालदेव के साथ होता है। और जब जोधपुर के शासक मालदेव के साथ होता है, तो विवाह के दिन ही मालदेव व इस उम्मा दे के बीच में किसी बात को लेकर के अनबन हो गई थी। मित्रों, जब अनबन हो गई तो उम्मा दे यहां से रूट करके तारागढ़ दुर्ग बताओ कहां पर पड़ता है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में पड़ता है। इस तारागढ़ दुर्ग अजमेर चली जाती है, जहां पर आज भी इस रूठी रानी के नाम पर महल बने हुए हैं। जब ये रूट कर तारागढ़ अजमेर चली गई और वहां पर निवास करने लग गई, इसी कारण इस उम्मा दे को इतिहास में क्या कहा जाता है? रूठी रानी। आपके मन में यह प्रश्न भी जरूर उठ रहा होगा कि क्या कभी मालदेव ने इसको मनाने का प्रयास नहीं किया? दोस्तों, किया, लेकिन उम्मा दे मानी नहीं। क्यों? दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार माने तो अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ कहते हैं नहीं मनाया, कुछ कहते हैं मनाया। मनाने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन जो सर्वाधिक मत प्रचलित है वो ऐसा कहते हैं कि मालदेव जो है एक व्यक्ति ईश्वर बारट को बेचता है। ईश्वर बारट को जो है इस उम्मा दे को मनाने के लिए भेजने वाला होता है। इसका अर्थ है वो ईश्वर बारट को प्रशिक्षण दे रहा है कि तेरे को उम्मा को जाकर के ये शब्द बोलने हैं, तब उम्मा मान जाएगी। और तू जैसे भी जा, तारागढ़ जा ईश्वर, और उम्मा को मना के लेकर आ। मित्रों, उम्मा दे को मनाने के लिए यह जाता है ईश्वर बारट, लेकिन मित्रों ईश्वर बारट के जाने की सूचना अन्य रानियों को लग जाती है। और जब अन्य रानियों को लग जाती है, तो आप बताइए क्या अन्य रानियां कतई ये चाहेगी क्या कि उम्मा दे जोधपुर लौट कर आए? नहीं चाहेगी, क्योंकि अगर उम्मा जोधपुर लौट करके आएगी तो उम्मा इतने सालों से रूठी हुई है। जब उम्मा जोधपुर के दुर्ग में आएगी तो मालदेव का विशेष प्रेम, विशेष सन्ने तो
उम्मादेव के साथ रहेगा, क्योंकि ये इतने दिन मालदेव से दूर थी। बाकी रानियों का जो ग्राफ है वो डाउन हो जाएगा, इमेज का ग्राफ डाउन हो जाएगा, प्रेम का ग्राफ डाउन हो जाएगा और उम्मादेव का ग्राफ बढ़ जाएगा, क्योंकि मालदेव का विशेष लगाव रहेगा। इसलिए दोस्तों अन्य रानियां क्या करती है, अन्य रानियां एक दूसरा व्यक्ति जिसका नाम था आशा बारट, उस आशा बारट को बुलाती है और आशा बारट को कहती है कि आप इस ईश्वर बारट से पहले तारागढ़ पहुंचिएगा। और उस आशा बारट को यह भी कहती है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा कर देना है कि उम्मादेव कभी भी जोधपुर आने के लिए राजी ना हो। मित्रों, मालदेव तो ईश्वर बारट को भेज रहा है, अन्य रानियां आशा बारट को भेज रही है। और अन्य रानियां आशा बारट को भेज रही है, क्यों भेज रही है? क्योंकि वो चाहती है कि उम्मादेव लौट करके नहीं आए। आशा बारट को ऐसा सख्त आदेश मिलता है। मित्रों, ये आशा बारट को भेजने की जो योजना है ये मालदेव से छिपकर बनाई गई थी, इसलिए आशा बारट मित्रों ईश्वर बारट से पहले तारागढ़ पहुंचता है और तारागढ़ जाकर के एक कथन कहता है कि मान तजे तो पीऊ ताज, पीऊ तजे तो मान, दोनों खंबन नाई होई एकण खंबन ठाण। ऐसा दोहा आशा बारट कहता। और इस दोहे को सुनने के बाद उम्मादेव जीवन भर जोधपुर ना लौटने का निर्णय ले लेती है। दोस्तों, क्या अर्थ हुआ इस दोहे का? आशा बारट उम्मादेव को क्या कह रहा है कि मान तजे तो पीऊ ताज, पीऊ तजे तो मान, दोनों खंबन नाई होई एकण खंबन ठाण। बोला उमा कान खोल के सुन ले, अगर तुझे मान सम्मान चाहिए, मान तजे यानी मान सम्मान चाहिए, तो पीऊ ताज यानी पिया का त्याग कर दे। पिया का अर्थ होता है पति, और अगर तुझे पिया चाहिए तो मान सम्मान का त्याग कर दे। दोनों खंबन नाई होई एकण खंबन ठान, दोनों बातें तेरे लिए नहीं हो सकती, इनमें से एक बात का चयन कर ले। क्या कह रहा है कि अगर उम्मा तुझे तेरा मान सम्मान प्यारा है तो अपने पीऊ को त्याग दे, पिया को त्याग दे, पति को त्याग दे, हस्बैंड को त्याग दे। और अगर तुझे तेरा मान सम्मान प्यारा है तो पति को त्याग दे, और अगर पति प्यारा है तो अपना मान सम्मान त्याग दे। ऐसा कथन मान तजे तो पीऊ ताज, पीऊ तजे तो मान, दोनों खंबन नाई होई एकण खंबन ठान। ये दोहा सुनने के बाद राजस्थान की वीरांगनाओं को, राजस्थान की सत्रानियों को, राजस्थान की हर एक महिला को अपने मान सम्मान से बढ़कर कुछ भी प्यारा नहीं होता। और इस उम्मा ने कहा कि मुझे तो मेरा मान सम्मान प्यारा है, मेरे को पिया की जरूरत नहीं, मुझे मेरा मान सम्मान प्यारा है। और मैं कसम खाती हूं कि आज के बाद इस जोधपुर की धरा पर कदम तक नहीं रखूंगी। मित्रों, इस दोहे को सुनने के बाद उम्मादेव और क्रोधित हो जाती है। बाद में ईश्वर बारट भी आता है, लाखों जत्न, लाखों प्रयत्न मनाने का करता है, लेकिन उम्मादेव अपने वचन पर अडिग थी और उम्मादेव ने जोधपुर ना जाने का फैसला ले लिया। जब 7 नवंबर 1562 ईस्वी को मालदेव की मृत्यु होती है, तब मालदेव की मृत्यु के पश्चात मालदेव की पगड़ी के साथ गुंदोज गांव पाली में महासती होती है। और जो महिला अपने पति की किसी निशानी के साथ सती हो उसको बताओ क्या कहा जाता है? महासती कहा जाता है। परिभाषा नंबर 2 सबको क्लियर होनी चाहिए। मित्रों, नंबर 3 आसती। आसती किसे कहते हैं? ऐसी कोई महिला जो अपने पति की चिता के साथ, ऐसी कोई महिला जो कंवारी सती हो जाए, यानी जिसका विवाह ही नहीं हुआ हो और सती हो जाए, उसको बताओ क्या कहते हैं? आसती कहते हैं। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये कौन सी बात हो गई? सती की तो परिभाषा ये होती है कि अपनी पति के चिता के साथ जिंदा जलने वाली महिला ही सती कहलाती है, तो फिर आसती कैसे होगी? मित्रों, ऐसी घटना भी राजस्थान के इतिहास में एक बार घट चुकी है, ध्यान रखना। कंवारी महिला जिसका नाम था मित्रों घेवर माता, वो घेवर माता कंवारी क्यों सती हो चुकी है, इसके बारे में अपन राजस्थान के इतिहास विषय पर चर्चा करेंगे, उस समय विस्तार से बताएंगे। क्योंकि जब राजसमंद झील का निर्माण हो रहा था, तब राजसमंद झील के निर्माण के समय एक बोमिया था, जुंजार था, जो इस झील के निर्माण को अवरुद्ध कर रहा था। दिन में कारीगर कार्य करते, रात को वो आकर के इस झील के निर्माण कार्य को अवरुद्ध कर देता, तोड़ देता।
कई दिनों तक राज सिंह राजसमंद झील का निर्माण करवा रहा है, लेकिन निर्माण कार्य आगे ही नहीं बढ़ रहा। और वो निर्माण कार्य आगे इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि एक भूमिया आता और भूमिया आकर के इस गढ़ की दीवारों को, ये जो झील है, इसका निर्माण कार्य को तहस नहस कर देता। मित्रों, जब कई समय बीत गया और निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ रहा है, तो दोस्तों यहां के जो श्रमिक कार्य करने वाले थे, उन्होंने इस बात की सूचना जो है, वो इस बात की सूचना राज सिंह तक पहुंचाई। बोला पता नहीं क्या हो रहा है, हम रोज यहां पर निर्माण कार्य करते हैं और यह निर्माण कार्य आगे ही नहीं बढ़ रहा है। मित्रों, राज सिंह ने कहा कि क्या बात है, कोई बोमिया वोमिया आता है क्या? मित्रों, राज सिंह ने अपने सारे के सारे तांत्रिकों की एक टीम गठित करके इस राजसमंद झील के किनारे नियुक्त कर दी थी। और जैसे ही वो बोमिया उस निर्माण कार्य को अगले दिन तोड़ने के लिए आता है, उन तांत्रिकों ने उस बोमिये को कैद कर लिया, हैंग कर लिया और उससे पूछा, रे बोमिया क्या चाहता है? हम यहां पर हजारों श्रमिक रोजाना काम कर रहे हैं, हम इसके झील के चारों तरफ दीवार विवार बनाना चाह रहे हैं, और तू जो है यहां पर इसका निर्माण कार्य को तहस नहस कर रहा है, ध्वस्त कर रहा है, विनाशित कर रहा है। इस भूमिया ने कहा कि यह झील नहीं बन सकती। कारण पूछा, क्यों नहीं बन सकती? तेरे कोई बापोती की जमीन है क्या जो नहीं बन सकती? या तेरा कोई लफड़ा है क्या? तेरा मैटर क्या है, क्यों नहीं बन सकती? उसने कहा कि यहां पर झील का निर्माण तभी हो सकता है जब कोई एक ऐसी महिला सती हो जिसके बाएं गाल के नीचे काला तिल हो। मित्रों, बोमिये ने ऐसे शर्त रखी कि ऐसी कोई महिला सती हो जिसके बाएं गाल के नीचे काला तिल हो। मित्रों, ये शर्त सुनकर के वो तांत्रिक हैरत अंगज हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बोला, बोमिया ऐसी कौन सी बात है कि महिला सती हो, कंवारी हो और यहां पर बाएं गाल के नीचे, दायां भी नहीं, बाएं गाल के नीचे काला तिल हो? ऐसी कौन सी शर्त है? नार सिंह ने कहा कि यह नहीं बता सकता, यह अंदर की बात है। आपको अगर झील का निर्माण करवाना है तो ऐसी किसी महिला को यहां पर सती करना पड़ेगा। मित्रों, यह बात राज सिंह तक पहुंचाई जाती है तो राज सिंह को भी इस प्रश्न को सुनकर के बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि यह कौन सी शर्त हो गई कि एक ऐसी महिला सती हो जिसके बाएं गाल के नीचे काला तिल हो। मित्रों, भूमिया अपनी जिद पर अड़ा रहा और अंत में मित्रों एक महिला जिसका नाम था गेवरी, जिसके बाएं गाल के नीचे काला तिल था, वो गुजरात की सीमा पर रहती थी। मित्रों, वो यहां पर सती होती है और सती होने के कारण वो कंवारी थी, कंवारी सती हुई, यानी बिना अपने पति के सती हुई, इस कारण इसको असती कह देते हैं। मित्रों, मां सती नाम से ही स्पष्ट है, मां सती का अर्थ हो जाएगा ऐसी कोई महिला जो अपने पुत्र की चिता के साथ जिंदा जल जाए। यानी किसी महिला के पुत्र की मृत्यु हो जाए और पुत्र की चिता के साथ जिंदा जल जाए तो उस महिला को कहा जाता है मां सती कहा जाता है। दोस्तों, केसरिया का अर्थ क्या होता है? दोस्तों, केसरिया का अर्थ होता है कि जब कोई भी शासक, प्राचीन समय में दोस्तों जब राजा महाराजा युद्ध में लड़ते थे तो राजा महाराजा युद्ध में लड़ते समय आपको पता है अपने सिर पर केसरिया रंग की पगड़ी धारण करते थे। और अपने सिर पर जब केसरिया रंग की पगड़ी धारण करके वो युद्ध भूमि में जाते और युद्ध भूमि में अगर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते तो उसको कहते केसरिया। सरल सी भाषा में याद रखना, अगर राजा की मृत्यु युद्ध भूमि में लड़ते हुए हुई है तो उसको बताओ क्या कहते थे? केसरिया। मित्रों, जौहर जैसे ही शासक की मृत्यु की खबर फैलती, रानियां अपना सतीत्व बचाने के लिए जल अथवा अग्नि में कूद करके अपने प्राण न्यौछावर कर देती। यानी अपने आप जो है अपना सतीत्व बचाने के लिए अग्नि और जल में अपने को झोंक करके अपने प्राण त्याग कर देती। उसको बताओ क्या कहते? जौहर। और जहां केसरिया और जौहर एक साथ हो जाते, उस केसरिया और जौहर एक साथ जिस स्थान पर हो जाते उसे बताओ क्या कहते? साका। यानी केसरिया क्या हुआ? केसरिया का अर्थ है किसी राजा का युद्ध भूमि में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होना। जौहर का अर्थ है महिलाओं द्वारा अग्नि अथवा जल में कूद करके केसरिया होने के पश्चात। आपके मन में यह भी आ रहा होगा क्या ऐसे ही कभी इच्छा हो गई कूद गई? तो नहीं, पहले केसरिया होगा और केसरिया की सूचना मिलने के बाद ही मित्रों वो कूदेगी तो जोर होगा, नहीं तो ऐसे ही कूद जाएगी तो वो सुसाइड होगा। ध्यान रखना, केसरिया के पश्चात कोई महिला कूदे तो उसको जौहर, और केसरिया
केसरिया और जौहर को मिला दे तो वो संयुक्त रूप से बताओ क्या कहलाता? साका। और मित्रों साका के बाद में दोस्तों अर्ध साका का अर्थ होता है जहां पर केवल केसरिया हो, जौहर नहीं हो, उसे अर्ध साका कहते हैं। और राजस्थान का एकमात्र अर्ध साका, क्योंकि ढाई का अर्थ क्या होता है? दो, और आधा ढाई कहलाता है। राजस्थान के इतिहास का एकमात्र अर्ध साका भी बताओ कौन से दुर्ग में होता है? जैसलमेर के किले में होता है। यह है दोस्तों सती, मां सती, आसती, केसरिया, जौहर, साका, अर्ध साका। इन सभी शब्दों का अर्थ आपको आसानी से दोस्तों समझ आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जैसलमेर का जो किला है, यह जैसलमेर का किला बताओ कितने साकों के लिए प्रसिद्ध है? 2.5 साकों के लिए। यहां पर देखना जैसलू कुएं के बारे में चर्चा कर ली, और यहां पर अपन लिख सकते हैं जैसलमेर के 2.5 साके। यह रहा जैसलमेर का किला। और यह जो जैसलमेर का दुर्ग है दोस्तों, यह जैसलमेर दुर्ग बताओ कितने साकों के लिए प्रसिद्ध है? 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध। यहां पर लिख सकते हैं 2.5 साके हेतु प्रसिद्ध। मित्रों ये 2.5 साके क्या होते हैं? 2.5 साके हेतु प्रसिद्ध अपने अभी अभी परिभाषा देखी साकों की। ये साके कब कब हुए वो भी अपने को पता होना चाहिए। मित्रों अगर आपसे पूछा जाए कि जैसलमेर का प्रथम साका, मित्रों जैसलमेर का प्रथम साका कब हुआ? तो दोस्तों आपको कई जगह भ्रमित किया हुआ मिलेगा, कई जगह 1299 लिखा हुआ मिलेगा। आपको भ्रमित नहीं होना है। जैसलमेर का पहला साका 1312 ईस्वी में हुआ। और साका का अर्थ तो आप जान ही चुके हैं कि केसरिया और जो जौहर होता है उसी को अपन क्या कहते हैं? साका कहते हैं। मित्रों इस साका के समय जैसलमेर का शासक कौन था यह भी ध्यान रखना। इस साका के समय जैसलमेर जो शासक था, उस जैसलमेर शासक का नाम था मूलराज द्वितीय। बताओ कौन था? मूलराज द्वितीय। मित्रों मूलराज द्वितीय ने केसरिया किया, मूलराज द्वितीय की रानियों ने जौहर किया, और केसरिया जौहर होते जैसलमेर का प्रथम साका। मित्रों क्यों किया केसरिया? कहां नौबत आ गई? क्योंकि शत्रु का आक्रमण होगा तभी तो केसरिया होगा, क्योंकि बिना आक्रमण में तो वो किसके सामने लड़ेगा? केसरिया कर तो था युद्ध भूमि में लड़ना, तो युद्ध किससे हुआ? आक्रमण किससे हुआ? तो मित्रों ध्यान रखना, आक्रमण जिसका हुआ था उस व्यक्ति का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। बताओ आक्रमण किसका हुआ था? आक्रमण हुआ था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का। यानी जैसलमेर के प्रथम साके के समय यह अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता, और यह साका कब होता? 1312 ईस्वी में। मित्रों फिर पूछा जाए कि जैसलमेर का दूसरा साका कब हुआ? जैसलमेर का दूसरा साका कब हुआ? तो दोस्तों ध्यान रखना, जैसलमेर का जो दूसरा साका है, वो जैसलमेर का दूसरा साका दोस्तों 1370-71 में होता है। दोस्तों 1370 तथा 1371 में होता है। 1370 1371 में दोनों ऑप्शन आ जाए तो 1370, क्योंकि जो पहले लिखा होगा वो ही दोस्तों 100% प्रमाणिक होगा। और जैसलमेर का दूसरा साका हुआ था 1370-71 में। इस समय जैसलमेर का शासक कौन था? मित्रों ध्यान रखना, जो जैसलमेर का शासक था वो जैसलमेर का शासक मित्रों दुद्धा था। बताओ दुद्धा भाटी, जैसलमेर का शासक दुद्धा भाटी। और आप कहेंगे कि आक्रमण किसका था? तो मित्रों ध्यान रखना, आक्रमण था फिरोज शाह तुगलक का। बताओ आक्रमण दिल्ली के तुगलक वंश के शासक किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया। मित्रों कई जगह आपको 1357 ईस्वी भी मिल सकता है जो नहीं मानना है। और मित्रों फिर आपसे पूछा जाएगा कि अर्ध साका कब हुआ? तो मित्रों अर्ध साका का अर्थ क्या होता है? अर्ध शतक मान लो। अर्ध शतक बताओ कब होता? 50 में। और 50 का अर्थ होता अर्ध शतक, तो अपने को याद रख लेना 1550। अर्ध का, क्योंकि शतक का अर्थ 100 और अर्ध का अर्थ
50 तो 50 कौन सी 50? 15वीं 50 यानी 1550 में। मित्रों अर्ध साका का अर्थ क्या वाता कि यहां पर केसरिया वाता, केवल जोहर नहीं वाता, केवल और केवल केसरिया वाह। और मित्रों ये केसरिया बताओ किसने किया था? राव लुणकरण ने किया था। बताओ केसरिया किसने किया था? राव लुणकरण ने किया। और किसके आक्रमण के समय किया था? मित्रों आक्रमण का ध्यान रखना, कंधार का शासक अमीर अली का आक्रमण। मित्रों कंधार शासक, गुजरात का शासक कंधार शासक है अमीर अली का आक्रमण। अमीर अली का जो आक्रमण है, इस आक्रमण के समय केवल और केवल दोस्तों क्या हुआ था? केवल और केवल मित्रों केसरिया हुआ था। अब आप कहेंगे जोहर क्यों नहीं हुआ? मित्रों इस अमीर अली ने धोखेबाजी करते हुए धोखे से जैसलमेर की रानियों को पहले ही बंधक बना लिया था। और बंधक बना लिए जाने के कारण इनको जोहर करने का अवसर तक नहीं मिला, क्योंकि जोहर तो केसरिया होने के बाद होता है। केसरिया होने से पहले इनको दोस्तों बंधक बना लिया। और जब राव लुणकरण लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए अर्थात केसरिया किया, तो मित्रों इनको जोहर करने का क्या नहीं मिला था? अवसर मिला ही नहीं था। इस कारण केवल केसरिया वाह। और केसरिया को अपन क्या कहते हैं? अर्ध साका कहते हैं। यहां पर ध्यान रखना, राजस्थान के इतिहास का एकमात्र अर्ध साका काम पर हुआ है। राजस्थान इतिहास का एकमात्र अर्धसाका। तो ये राजस्थान इतिहास का एकमात्र अर्धसाका अपने केवल और केवल कौन से दुर्ग में हुआ है? जैसलमेर दुर्ग में हुआ है। कब हुआ है? 1550 ईस्वी में हुआ है। ये सारा का सारा घटनाक्रम मित्रों बताओ कौन से दुर्ग में है? जैसलमेर। यहां पर अपना समाप्त होता है राजस्थान का कौन सा गढ़ है? सोनारगढ़, जिसे अपन जैसलमेर कहते हैं। सब विद्यार्थियों को सोनारगढ़ से बनने वाले सभी प्रश्नों के जवाब आपके दिल और दिमाग में होने चाहिए। निर्माण जैसल भाटी 1155, निर्माण पूर्ण 1164, सालवाइन द्वितीय, प्रवेश द्वार अक्षय पोल, गिरी श्रेणी धानवन, उपनाम अपने आसानी से लिखे कि गोरागढ़ कहलाता, त्रिकुटगढ़ रेगिस्तान का गुलाब, अंडमान निकोबार गलियों का किला, स्वर्णगिरी, ये सारे उपनाम है। ऐसा प्रतीत होता है कि रेगिस्तान में लंगर का जाज डाले हुए हैं। इस प्रकार की कई बातें हैं। इसके बारे में दोस्तों अबुल फजल का एक कथन है। इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने क्या कहा था? अबुल फजल ने कहा था, घोड़ा कीजे काट का, पग कीजे पाषाण, शरीर राखे बख्तर बंद, जे पहुंचे जैसाण। मित्रों इस जैसलमेर दुर्ग के बारे में ध्यान रखना, अबुल फजल क्या लिखता है? अबुल फजल लिखता है दोस्तों कि घोड़ा कीजे काट का। अबुल फजल बताओ क्या लिखता है? कि घोड़ा कीजे काट का। बताओ क्या लिखता है? घोड़ा कीजे काट का, पग कीजे पाषाण, यानी घोड़ा लकड़ी जितना मजबूत हो, पग कीजे पाषाण, पांवों जितने मजबूत हो, घोड़ा कीजे काट का, पग कीजे पाषाण, शरीर राखे बख्तर बंद, यानी शरीर जो है सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद हो, बख्तर बंद हो, जे पहुंचे जैसाण, ते पहुंचे जैसाण। तब जाकर के आप कहां पहुंचते हैं? जैसाण पहुंचते हैं। दोस्तों ये कथन बताओ कौन से दुर्ग के बारे में कहा गया है? ये दुर्ग कथन कहा गया मित्रों अबुल फजल के द्वारा सोनारगढ़। यहां पर लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर, यहां पर जैसलू कुआ, 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध। ये सारी बातें, डाक टिकट वगैरह, मूवी वगैरह, लकड़ी का दुर्ग है, सर्वाधिक बुर्जों वाला, ये सारी बातें दोस्तों सोनारगढ़ के बारे में है। और अबुल फजल का कथन भी याद रखिएगा। और इसके अलावा दोस्तों इसके बारे में एक कहावत और प्रचलित है, लेकिन वो किसी इतिहासकार ने नहीं कही है। क्या कहावत है? कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर, भलो चिनायो भाटियां, गढ़ लो जैसलमेर। तो ऐसा जैसलमेर का गढ़ सोनारगढ़ सभी साथियों को क्लियर होना चाहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, राम राम।